शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेमगाथा अध्याय 1 में आपने देखा। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए इनके पुत्र भरत वंश की शुरुआत। राजा दुष्यंत भरत के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका मन गहरी भावनाओं से भर उठा। उन्होंने स्नेह से बालक को गले लगाया और भरत के साहस और तेजस्विता को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ है? भरत ने उत्साह से उत्तर दिया, मेरी माता पास ही आश्रम में रहती हैं। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। राजा दुष्यंत के हृदय में आशा और पश्चाताप की भावना उमड़ रही थी। जब वे आश्रम पहुंचे तो सामने बैठी शकुंतला को देख उनके नेत्र छलक उठे। उन्होंने व्याकुलता से कहा, प्रिय, मुझे क्षमा करो। मेरे स्मृति लोभ के कारण मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन अब सब याद आ गया है। मेरी आत्मा वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। शकुंतला की आंखों में भी अश्रु छलक आए। उन्होंने राजा की आंखों में सच्चा पश्चाताप और प्रेम देखा। वर्षों की वेदना और प्रतीक्षा के बाद अंततः उनका परिवार पुनः एकत्र हुआ। भरत का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में धर्म और राजनीति दोनों में संतुलन की आवश्यकता थी। भरत का प्रारंभिक जीवन अपनी माता शकुंतला के साथ प्रकृति की गोद में बीता। बचपन से ही उनमें असाधारण शारीरिक शक्ति और साहस के लक्षण दिखाई देने लगे थे। सबसे प्रसिद्ध घटना उनके बचपन की यह थी कि वे सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे और उन्हें वश में कर लेते थे। यह देखकर आश्रम के ऋषिमुनि भी आश्चर्यचकित रह जाते थे और उन्हें एक महान भविष्य का संकेत मिलता था। भरत में भय नाम की कोई चीज नहीं थी। वे निर्भीक होकर वन के खतरनाक जानवरों का सामना करते थे। उनकी यह वीरता स्वाभाविक थी, किसी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं। शारीरिक शक्ति के साथ साथ भरत एक तीव्र बुद्धि के भी स्वामी थे। वे छोटे होते हुए भी गंभीर, अनुशासित और बुद्धिमान थे। वे अक्सर आश्रम में ऋषियों के प्रवचन ध्यान से सुनते और जिज्ञासा से प्रश्न पूछते। उन्होंने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे धनुर्विद्या, तलवार चलाना, घुड़सवारी, रथ संचालन और युद्ध की सभी कलाओं में पारंगत हुए। बचपन में ही उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को साध लिया था। दुष्यंत अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और साहस से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला और भरत को पूरे सम्मान के साथ हस्तिनापुर वापस लाए। उनका भव्य स्वागत किया गया और शकुंतला को हस्तिनापुर की महारानी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और भरत युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। राजा दुष्यंत ने राज्यसभा में समस्त मंत्रियों और प्रजाजनों के समक्ष भरत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया। बालक भरत ने अपने पहले ही भाषण में न्याय, धर्म और जनता की सेवा को सर्वोपरि बताया। धीरे धीरे उन्होंने शासन की बारीकियां सीखीं और युवावस्था में उन्हें सम्राट की उपाधि दे दी गई। समय के साथ साथ राजा दुष्यंत ने भरत का विवाह एक विदुषी और क्षत्रिय कन्या से हुआ, जो युद्धकला में निपुण और धर्म प्रेमी थीं। वह कन्या राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री थी। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। उसकी आंखें मानो कमल की पंखुड़ियों सी विशाल और गहराइयों से भरी हों। उनमें शीतलता और चंचलता दोनों का समावेश था, जैसे चांदनी रात में झील की लहरें हल्के हल्के कांपती हों। भौहें धनुषाकार, मानो रति के प्रेमबाणों की कमान। जब वे तनती तो मानो किसी की धड़कनें थम जातीं। उसकी नाक नुकीली और अनुपात में, मानो किसी मूर्तिकार ने विशेष ध्यान से गढ़ी हो। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल, हल्की मुस्कान से सजे हुए, जिनसे निकलती वाणी शहद जैसी मधुर होती थी। उसका मुखमंडल चंद्रमासा उज्ज्वल और शांत था, जिसमें सौम्यता, तेज और करुणा की त्रिवेणी प्रवाहित होती थी। उसकी देहयष्टि मृगनयनी की तरह कोमल, छरहरी और लचकदार थी। उसकी चाल में ऐसी नजाकत थी, मानो कदम की शाखा पर मंद हवा का झोंका बह चला हो।
उन्हें एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में जाना जाता है। मांडवी ने भरत के शासनकाल में उनका पूरा साथ दिया और राजकाज में भी उनकी सहायता की। उन्हें धैर्य, संतुलन और त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है। भरत एक वीर, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा होने के साथ साथ एक आदर्श पुत्र और पति भी थे। भरत और उनकी रानी ने मिलकर एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने पिता दुष्यंत के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनका शासनकाल न्याय, समृद्धि और वीरता का युग था। भरत ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ बनाया। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। अपनी प्रजा का कुशलतापूर्वक पालन किया। उन्होंने अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। कई क्षेत्रों किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया और अपने देश की सीमाओं का विस्तार किया। भरत अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ न्याय करते थे। भरत ने अपने शासनकाल में प्रजाजनों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च पदों पर नियुक्त किया, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। उन्होंने अपने राजधर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। उनके दरबार में विद्वान, कलाकार, योद्धा और संतों का आदर होता था। वे प्रतिदिन जनता की समस्याओं को सुनते और तुरंत समाधान देते। भरत ने धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद स्थापित किया। उनका राज्य न्याय, समरसता और समृद्धि का प्रतीक माना गया। राजा भरत ने आश्रमों, विद्यापीठों और यज्ञों का विस्तार कराया। उन्होंने ऋषिमुनियों को संरक्षण दिया और वनों में आश्रम स्थापित करवाए। उनके काल में यज्ञ, उपनिषद, वेदों का प्रचार और सत्संग चरम पर पहुंचा। राजा भरत स्वयं महान दार्शनिक भी थे। वे दर्शन शास्त्र, राजनीति और समाज शास्त्र में गहन रुचि रखते थे। उनके राज्य में शिक्षा निःशुल्क और सभी के लिए सुलभ थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में भरत ने राज्य को अपने उत्तराधिकारी के हाथों सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और बाद में जड़भरत रूप में कई शिक्षाएं दी। वन में रहकर उन्होंने आत्मचिंतन, ध्यान और तपस्या की। वे सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त हो गए और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। राजा भरत के साम्राज्य की प्रतिष्ठा इतनी व्यापक और गहन थी कि उनके नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। वे पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने केवल सत्ता नहीं, बल्कि नीतियों, मूल्य और आदर्शों की नींव पर देश को संगठित किया। उनकी महानता केवल विजयों में नहीं, बल्कि उनके विवेक, त्याग, न्याय और धर्मप्रियता में निहित थी। भरत की परंपरा ने ही आगे चलकर कुरुवंश, पांडवों और कौरवों की गाथा को जन्म दिया। भरत के पुत्रों एवं वंशजों की कहानी के बारे में जानने के लिए अगला अध्याय 3 देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।